कॉकरोच जनता पार्टी के मैसिव एजुकेशन प्रोटेस्ट के बाद अब हमारे सामने एक नया मूवमेंट आ खड़ा हुआ है। इस मूवमेंट से पिछले 7 दिनों में 55 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, जो इसे अपने आप में ही खास बना देता है। ये मूवमेंट किसी भी एक स्पेसिफिक पार्ट को लेकर बात नहीं करता है। जस्ट लाइक जो सीजेपी थी, वो एजुकेशन मिनिस्टर के रिजाइन के लिए और एग्जाम में हो रहे लीक्स को लेकर अपनी आवाज उठा रही थी। पर ये जो मूवमेंट है, ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स को डायरेक्टली टच कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये पॉलिटिक्स, एजुकेशन और कास्टिज्म को डायरेक्टली टच करता है। इस मूवमेंट का नाम है रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट। इस मूवमेंट के अंदर क्या है इनकी मेजर 5 डिमांड्स और क्या इसे गवर्नमेंट सीरियस लेने वाली है, इस बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो मेरा नाम है तुषार और इस चैनल पर हम सोशल, पॉलिटिकल और ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स की बात करते हैं जो आपकी लाइफ को पर्सनली इफेक्ट करते हैं। और अगर आप इन सब में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट है क्या। तो जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, ये मूवमेंट रिजर्वेशन को हटाने के लिए शुरू किया गया है। बेसिकली ये एक इंस्टाग्राम पेज है जिसे पिछले 7 दिनों में बहुत ही ज्यादा मैसिव रिस्पॉन्स मिला है। बहुत सारे लोग आके इससे जुड़ चुके हैं, इसलिए ये इतना ज्यादा फेमस हो रहा है। मैं आपको डायरेक्टली इनका इंस्टाग्राम पेज दिखाता हूँ, जिससे आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, ये है इनका ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज। इनके पेज को देखकर एक बात तो क्लियर है कि ये अपनी आवाज उठा रहे हैं कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को लेकर और रिजर्वेशन को हटाने को लेकर। इन्होंने अपने पेज पर यहाँ पे क्लियरली 5 मेजर डिमांड्स भी डाली हुई हैं, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। पर इससे पहले हम इनकी 5 डिमांड्स को समझे, हमें सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि हमारे इंडिया में रिजर्वेशन क्यों जरूरी है, या फिर मुझे होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या रिजर्वेशन सही है हमारे इंडिया में या गलत है? देखिए, इंडिया के अंदर आजादी से लेकर अब तक भी बहुत ही मैसिव स्केल पर कास्ट डिविडेशन है। ये कास्ट डिविडेशन ना ही तो तब गया था और ना ही अब तक गया है, और शायद ये कभी मुश्किल ही जाएगा। यहाँ पर जितनी भी कम्युनिटीज हैं, वो किसी भी प्रोफेशन बेस पर नहीं बनती हैं, वो कास्टिज्म बेस पर बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ब्राह्मण कम्युनिटी को बिलोंग करता है तो वो खुद को ज्यादा सुप्रीम, ज्यादा सिक्योर और ज्यादा कंफर्टेबल पाता है अपनी ही कम्युनिटी के लोगों के बीच जो सेम कैटेगरी या सेम कास्ट को बिलोंग करते हैं। ऐसे ही अगर कोई दलित मेंबर है तो वो अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल या ज्यादा सिक्योर अपनी ही कास्ट के लोगों के बीच पाता है। और इसमें उनकी गलती नहीं है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, ना ही तो किसी कम्युनिटी की और ना ही किसी मेंबर की। इसमें गलती है तो सोसाइटी की और हमारी फैमिलीज की। हमारी फैमिली हमें बचपन से ही ऐसे ग्रूम करती है कि जो हमारा सरनेम है और जो हमारी कास्ट है, वो कितना ज्यादा मैटर करता है हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को लेकर। जैसे कि एक बच्चे को बचपन से ही ये बताया जाता है कि वो किस कैटेगरी और किस सरनेम से है, तो वो फ्यूचर तक भी अपनी इस पर्सनैलिटी से निकल नहीं पाता है। वो बाद में भी जाकर अपने ही कास्ट वाले लोगों को या जो सेम सरनेम वाले लोग हैं उन्हें ही प्रेफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी बंदे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और वो आपकी सेम कैटेगरी का या सेम कास्ट का होता है, तो आपको उसके साथ बहुत ही सिक्योर फील होता है, आप उसके साथ बहुत ही कंफर्टेबल फील करने लगते हैं, जस्ट लाइक आप उसे बहुत पहले से जानते हो। या फिर आपने बहुत जगह ये नोटिस किया होगा कि जो सेम कैटेगरी वाले लोग होते हैं वो एक दूसरे के काम बहुत जल्दी करवा देते हैं। जैसे कि कोई ऑफिस ही है और वहां पे आपकी कोई फाइल अटकी हुई है और आप वहां जाके उसके हेड मैनेजर से बोलते हैं कि देखिए, मैं आपकी कैटेगरी का ही बिलोंग करता हूँ, आप प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए। तो वो आपका काम मतलब थोड़ा प्रेफरेंस देके जल्दी निपटाएगा, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करेगा, क्योंकि आप उसकी सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। पर क्या आपने सोचा है ऐसा होता क्यों है? सेम कैटेगरी में आप ज्यादा कंफर्टेबल क्यों फील करते हैं, ज्यादा सिक्योर क्यों फील करते हैं, और आपको एकदम उस बंदे पे इतना ज्यादा ट्रस्ट कैसे हो जाता है? ऐसा होता है आपकी फैमिली और आपकी सोसाइटी की ग्रूमिंग की वजह से। आपको बचपन से ही सरनेम और कास्ट का पार्ट इतना ज्यादा पढ़ाया जाता है कि अब आपको समझ आने लगा है कि जो सेम सरनेम वाले लोग होते हैं या फिर सेम कास्ट वाले लोग होते हैं, वो एक दूसरे के बीच ज्यादा सिक्योर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिश्ता भी देखने जा रहे होंगे तो सेम कैटेगरी या सेम कास्ट वाले लोगों के बीच ही रिश्ता होता है, जिससे हमारे दिमाग में सबकॉन्शियसली ये चला जाता है कि हमारे सेम कास्ट के लोग या फिर हमारी सेम कैटेगरी वाले लोग हमारे लिए लेस हार्मफुल होते हैं उन लोगों से जो दूसरी कम्युनिटी से या फिर दूसरी कास्ट से बिलोंग करते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म में आप देख लीजिएगा, किसी भी मोहल्ले को उठाकर वहां पर सेम कैटेगरी वाले लोग या फिर सेम कास्ट वाले लोग ज्यादा रह रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गुज्जरों का मोहल्ला है तो वहां पे आपको सारे गुज्जर ही मिलेंगे एक साइड से। वहां पे मिनोरिटी में बहुत कम लोग रह रहे होंगे जो किसी अलग कास्ट को बिलोंग करते होंगे। हम दूसरी मोहल्ला मान लेते हैं जहां पर सपोज कीजिए मुस्लिम लोग रह रहे हैं, तो वहां पे आपको सभी मुस्लिम मिलेंगे। ऐसे ही अगर कोई दलित कम्युनिटी है तो वहां पे आपको सभी दलित मिलेंगे, वहां पे कोई दूसरी कम्युनिटी नहीं रह रही होगी। यही बात है कि हम सेम कास्ट को इतना ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, पर जिसकी वजह से हमारे समाज में एक बैरियर खड़ा हो जाता है। सेम कास्ट वाले लोग सेम लोगों को ही आगे बढ़ाना चाहेंगे। वो ये चाहेंगे कि अगर हम मेजोरिटी में हैं या फिर हम ज्यादा पावरफुल हैं या हमारी ज्यादा अपर कास्ट है, तो जो लोअर कास्ट है या फिर जो कम लोग हैं या फिर जो मिनोरिटी में है, उन्हें वो रिसोर्सेज या उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए जो कि हमें मिल रही है। आप ऐसे समझिए कि जो आईएएस है या पीसीएस है या फिर मेडिकल की कोई सीट है, उस पर लोअर तबके का कोई बंदा नहीं आगे बैठना चाहिए, यानी कि हम मेजोरिटी में है तो हम ही उस पर बैठेंगे। पर आप बताइए, क्या ये चीज सही है? क्या एक मिनोरिटी से आने वाले बंदे को या फिर एक लोअर कास्ट से आने वाले बंदे को
मौका नहीं मिलना चाहिए किसी आईएएस की पोस्ट के लिए, किसी पीसीएस की पोस्ट के लिए या फिर किसी मेडिकल सीट के लिए? क्या उसका कोई हक नहीं बनता इस सब सीट्स पे? क्योंकि अगर समाज अपने आप ही एक हाई सोसाइटी और लोअर सोसाइटी में डिवाइड हो जाएगा, तो हाई सोसाइटी वाले लोग तो यही चाहेंगे कि हम मेजोरिटी में ज्यादा हैं या फिर हम सेम कास्ट में ज्यादा हैं, तो हमारे ही लोग हम पर राज करने चाहिए। यानी कि जो हमारा आईएएस है वो हमारी कास्ट का होना चाहिए, जो हमारा पीसीएस है वो हमारी कास्ट का होना चाहिए, या फिर जो हमारा इलाज तक कर रहा है वो भी हमारी कास्ट का होना चाहिए। पर क्या ये सही है? मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये सब पॉसिबल कैसे हो पाएगा कि मेजॉरिटी पीछे जाए या फिर मिनॉरिटी आगे आए या फिर समाज का हर तबका अपना एक हक ले पाए? बस इसी फंडामेंटल को पूरा करने के लिए या फिर इसी नीड को पूरा करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट रिजर्वेशन का, जिससे कि समाज में रहने वाले हर एक कम्युनिटी को बराबर मौका मिले एक सीट लेने का, अपने आप को सोशली इंप्रूव करने का, अपने आप को फाइनेंशियली इंप्रूव करने का, अपने आप को हर एस्पेक्ट में इंप्रूव करने का। तो अब आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा कि इंडिया के अंदर रिजर्वेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिजर्वेशन इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी सोसाइटी या किसी भी समाज के वेलफेयर के लिए इसे बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर ये नहीं होगा तो एक मेजोरिटी ग्रुप बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा और एक मिनोरिटी ग्रुप बहुत ही ज्यादा पीछे रह जाएगा, जिससे होगा ये कि मिनोरिटी को कभी सोशली अपने आप को बराबर करने का मौका मिल ही नहीं पाएगा। अब देखिए, ये सब मैं आपको प्रॉपर टाइमलाइन के साथ, प्रॉपर डेट्स के साथ, प्रॉपर किसने क्या बनाया, कब कौन सी कम्युनिटी बनी, इसके साथ समझा सकता था। पर इस चैनल पर हम आपको वही बताते हैं जो आपको पर्सनली इफेक्ट करता है, वही एग्जाम्पल यूज करते हैं जिससे आप टोटली रिलेट कर पाते हैं। तो अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि हम ये समझ चुके हैं कि इंडिया में नीड तो है रिजर्वेशन की, पर जो चीज हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए इंट्रोड्यूस की गई है, आज वो प्रॉब्लम कैसे बन गई, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे बन गई कि अब उस पर एक मूवमेंट तैयार हो गया है। यानी कि रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट अब इसके खिलाफ बन चुका है। यानी कि जो समाज में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए चीज बनी है, अब उस पर ही एक मूवमेंट शुरू हो गया है, जिसे पिछले 7 दिनों में मैंने आपको बताया ही 55 लाख लोग ज्वाइन कर चुके हैं। देखिए, प्रॉब्लम तो इतनी डीप है कि इन पर खुद का एक स्पेसिफिक वीडियो बन सकता है, पर हम इन प्रॉब्लम को बहुत ही शॉर्ट वे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉब्लम है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की। आज के समय में जो भी पॉलिटिक्स हम देखते हैं, उसमें नेता लोग कभी भी अपने अच्छे काम दिखाकर वोट्स नहीं मांगते हैं, ना कि ये बताते हैं कि वो उन्होंने क्या करा है समाज के लिए और वो आगे क्या करने वाले हैं समाज के लिए। वो हमेशा एक मेजोरिटी ग्रुप को टारगेट करते हैं और उसके बेस पे ही अपनी पॉलिटिक्स को आगे रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस एरिया में हिंदू लोग ज्यादा रह रहे हैं, वो वहां पे हिंदुत्व का नारा देते हैं कि हम हिंदुओं को बढ़ावा देंगे, हम हिंदू को आगे बढ़ाएंगे, या फिर जो भी हिंदू के दुश्मन है उन्हें खत्म कर देंगे। हम कह सकते हैं कि जहाँ पे पंजाबी लोग ज्यादा रहते हैं, वहाँ पे पंजाबियों को बढ़ावा देने के लिए पॉलिटिक्स की जाती है। जहाँ पे दलित लोग ज्यादा रहते हैं, वहाँ पे दलितों को रिजर्वेशन देने के लिए या फिर उन्हें और ज्यादा समाज में इक्वलिटी देने के लिए पॉलिटिक्स की जाती है। हर चीज कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में बन चुकी है। यानी कि जो रिजर्वेशन है, ये अपने आप में ही एक पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रहा है। कोई भी नेता अब ये नहीं बताता कि मैं समाज के लिए क्या करने वाला हूँ या फिर मेरा आगे फ्यूचर प्लान क्या है। वो ये बताता है कि वो किसी स्पेसिफिक जो उस एरिया में रह रही है, उस मेजोरिटी के लिए क्या करने वाला है। आप किसी भी नेता को उनके भाषण में मुस्लिमों को कुछ बोलते नहीं देखोगे, क्योंकि आप देखोगे कि हिंदी लोग ही ज्यादा मेजोरिटी में है, तो वो हिंदू लोगों को भी ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, पर मुस्लिम लोगों को कभी प्रायोरिटी नहीं देते। जिसकी वजह से जो रिजर्वेशन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है, वो पूरा डगमगा जाता है और पूरे तरीके से बिगड़ने लग जाता है। प्रॉब्लम नंबर 2 है रिजर्वेशन का यूज करना, जबकि अब आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कैंडिडेट रिजर्वेशन की हेल्प से एक सीट पा लेता है या फिर किसी भी जॉब में अपना नाम करा लेता है। अब वो एक सोशली स्टेज पर आ चुका है कि वो अब बैकवर्ड तो नहीं रहा है, पर उसके बच्चे भी अब उसी रिजर्वेशन का यूज कर रहे हैं जिसका यूज कभी उसने किया था। यानी कि जनरेशन टू जनरेशन रिजर्वेशन शिफ्ट हो रहा है। पर आप ऐसे सोचिए कि जिसके पेरेंट्स को एक बार रिजर्वेशन मिल चुका है, अब उसके पास सारी सुविधाएं आ चुकी हैं। यानी उसके पास लाइट है अच्छे से पढ़ने के लिए, उसके पास खाना है, उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, वो अच्छी कोचिंग अफोर्ड कर सकता है और अच्छी जगह जाके पढ़ सकता है, एक शांत माहौल में पढ़ सकता है, क्योंकि अब उसका एनवायरमेंट अच्छा हो चुका है, अब वो सोशली एक अच्छे स्टेज पर आ चुका है। पर रिजर्वेशन की वजह से होता क्या है, उसे एक फिर भी मार्जिन मिल जाता है और बच्चों के कंपैरिजन में जिन्हें एक्चुअली वो रिजर्वेशन चाहिए। यानी कि अब वो एक अच्छे स्टेज पर तो है ही है, अब उसे एक मार्जिन भी मिला हुआ है रिजर्वेशन की वजह से, जिसकी वजह से वो बच्चा तो बहुत पीछे रह जाता है जिसे अब उस रिजर्वेशन की एक्चुअली जरूरत है। और इससे ही रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिर से फ्लॉप हो जाता है। तो अब हमने अच्छे से समझ लिया है कि रिजर्वेशन को लेके क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। पर अब हम जान लेते हैं कि जो रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट है, इनकी 5 डिमांड्स क्या है। इसके लिए हम फिर से इनके इंस्टाग्राम पेज को ही देखते हैं और यहाँ पर ही पॉइंट बाय पॉइंट इनकी सारी डिमांड्स को समझते हैं। इनकी पहली डिमांड है इनकम बेस्ड रिजर्वेशन की, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी आप रिजर्वेशन दे रहे हैं वो इनकम बेसिस पर होना चाहिए। यानी कि अगर एक पेरेंट्स अच्छा कमा रहे हैं तो उसके बच्चे को रिजर्वेशन देने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अब तो वो अफोर्ड कर सकता है एक अच्छी कोचिंग और एक अच्छा माहौल, तो अब उसे रिजर्वेशन देने का तो मतलब नहीं बनता है। दूसरी डिमांड है वन फैमिली वन रिजर्वेशन वन टाइम। इसका भी सिंपल सा मतलब ये है
कि एक फैमिली में सिर्फ एक ही जनरेशन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिता को भी रिजर्वेशन मिल गया, बच्चे को भी रिजर्वेशन मिल गया, बच्चे के बच्चे को भी रिजर्वेशन मिल गया। जिससे होता यह है कि सबको ही रिजर्वेशन मिल जाएगा, तो जो एक्चुअल बच्चा है, जो एक्चुअली डिजर्व करता था रिजर्वेशन पाना, उससे रिजर्वेशन कहीं न कहीं छूट जाएगा। तीसरी डिमांड है मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर एवरीवन। यानी कि यहाँ पर क्लियरली बताया जा रहा है कि एक एग्जाम को पास करने के लिए कुछ ना कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड तो होना ही चाहिए। यानी कि उस एग्जाम को पास करने के लिए सपोज कीजिए 100 में से आपको 50 नंबर तो लाने ही लाने पड़ेंगे, वरना आपका रिजर्वेशन काम नहीं करेगा। आप ये कह सकते हैं कि आपको 10% या 20% नंबर तो लाने ही होंगे, और अगर सीट्स बच जाती हैं तो यहाँ पे ये लिखा है कि आपको वो सीट अलॉट करनी होगी जनरल कैंडिडेट्स को। चौथी जो इनकी डिमांड है वो वही है जो मैंने आपको वीडियो में पीछे बताया था, यानी कि स्टॉप रिजर्वेशन पॉलिटिक्स। मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही इसके बारे में अच्छे से समझा दिया है, तो आपको इस पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इनकी लास्ट यानी कि फिफ्थ डिमांड है सनसेट क्लॉज। यानी कि गवर्नमेंट को ये क्लियरली बताना होगा कि किसी भी पॉलिसी को लेकर उसका एंड गेम क्या होने वाला है। कोई भी पॉलिसी हमेशा के लिए नहीं चलनी चाहिए। गवर्नमेंट को क्लियरली एस्टैब्लिश करना होगा कि कोई भी पॉलिसी को वो कब तक चलाने वाले हैं, और उसको लेकर उनके क्या थॉट्स हैं और क्या उनकी आगे तक की फ्यूचर प्लानिंग है। तो हमने इनकी 5 मेजर डिमांड्स बहुत ही अच्छे से देख ली हैं। अब आ जाते हैं हम रियलिटी पर। ये डिमांड सुनने में तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। ये समझ लीजिए ये एक तरीके का नया एरा दिखाती हैं कि जिस समाज में रिजर्वेशन की बेस पर कोई बच्चा पीछे नहीं रहेगा, या जो एक्चुअल डिजर्विंग होंगे वो आगे आ पाएंगे। पर आप खुद सोचिए, क्या ये हो पाएगा इंडिया जैसे देश के अंदर? कास्टिज्म रिजर्वेशन से डायरेक्टली लिंक है। वो कास्टिज्म एक ऐसा कुआं है जो अपने आप में बहुत ही गहरा है। इसकी जो जड़ें हैं वो जमीन के अंदर गहरी से गहरी खोदी हुई हैं, जिसे अगर आप उखाड़ोगे भी तो आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे इसे उखाड़ने के लिए भी। एकदम तो ये बिल्कुल नहीं उखड़ने वाली। एक बार आप इस रिजर्वेशन को उस पेरेंट के नजरिए से देखिए जिसे कभी इसका फायदा मिला था। अब वो क्या ये नहीं चाहेंगे कि उसके बच्चे को भी इसका फायदा मिले? आप एक पेरेंट के नजरिए से देख के देखिए इसे एक बार। क्या वो नहीं चाहेंगे कि रिजर्वेशन की हेल्प से उनका बच्चा भी सिक्योर हो जाए जल्दी? अब आप उसके बारे में सोचिए जिससे इस रिजर्वेशन से कभी कोई फायदा नहीं मिला। वो तो यही चाहेगा कि रिजर्वेशन हट जाना चाहिए। अब एक बार आप उनके बारे में सोचिए जिन्हें इस रिजर्वेशन से फायदा मिलने ही वाला है, वो क्यों चाहेंगे कि रिजर्वेशन हट जाए? ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। देखिए, इससे तो हम समाज में अपने आप ही डिवाइड हो जाते हैं, और जिस समाज में एक डिविडेशन बन जाता है वहां पे कोई मूवमेंट कैसे सक्सेसफुल हो सकता है? इसमें अपने आप ही बहुत सारे बैरियर्स हैं। कुछ लोग इसके खिलाफ बोलेंगे और कुछ लोग इसके साथ बोलेंगे। जो लोग इसके खिलाफ होंगे वो एक्चुअली वही लोग खिलाफ होंगे जिन्हें इससे कभी कोई फायदा नहीं हुआ होगा। पर जिन लोगों को फायदा हुआ होगा वो कभी नहीं चाहेंगे कि रिजर्वेशन हमारे देश से हटे, जिससे ये एक दीवार जैसा बन जाता है जिसे तोड़ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। हम आज इंस्टाग्राम पर इनके बहुत सारे फॉलोअर्स तो देख रहे हैं, 7 दिन के अंदर इनकी मैसिव ग्रोथ भी देख रहे हैं। पर आप देखिए, ये वही दोस्त हैं जो आपको हमेशा कहते हैं भाई जब जरूरत हो मुझे बता दियो, भाई जब जरूरत हो मुझे बता दियो। पर जब आप उस भाई को याद करते हैं वो भाई आपको कहीं नहीं दिखाई देता। जब एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी पे ये चीज आएगी ना, तो इनमें से कोई आगे नहीं आएगा। इसमें सिर्फ वही लोग आगे आ सकते हैं जिन्हें कभी रिजर्वेशन से कोई फायदा हुआ ही नहीं है, वरना जिन्हें इससे फायदा हुआ है या जिन्हें इससे फायदा होने वाला है वो तो इसमें कभी नहीं आने वाले। और यहीं पर ये मूवमेंट फ्लॉप होने का बहुत ही बड़ा चांस है। आप खुद सोचिए, गवर्नमेंट भी तो यही मुद्दा आगे रखेगी। जब कल को ये मूवमेंट अगर हवा पकड़ लेता है या फिर कोई इसमें बात होने लगती है, तो गवर्नमेंट भी तो यही सब बात आगे रखेगी आपके। और वैसे भी इंडिया में कास्टिज्म के बेस पे लोग डिवाइड हैं ही, तो हो सकता है अगर गवर्नमेंट बाय चांस मान जाए, जो कि मुझे पता नहीं मानेगी, हो सकता है कि बाय चांस गवर्नमेंट मान जाए, पर जनता कभी नहीं मानेगी। और अगर जनता मान जाती है तो देखिए, गवर्नमेंट माने ना माने ये तो भगवान ही जानता है बस। क्योंकि अगर रिजर्वेशन हट जाता है या फिर रिजर्वेशन में कोई भी आंच आती है तो इससे समाज को बहुत ही इफेक्ट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया, कास्ट सरनेम बहुत ही ज्यादा प्यार है लोगों को इन सब चीजों से। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप इस वीडियो के इनसाइट से क्या सीखे ये भी हमें जरूर बताइएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।